वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए, हम लोग यहाँ पे साइंस की पीडीएफ कवर कर रहे थे। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि अगर आप लोगों ने इस पीडीएफ को कवर कर लिया तो आप लोगों के इस मतलब साइंस में एक भी क्वेश्चन इससे किसी भी पेपर में बाहर नहीं आता है। ठीक है, ये हमारी गारंटी, आप इसको विश्वास करिए। इसको एक बार पूरी पीडीएफ जरूर पढ़ लीजिए। पूरी पीडीएफ देखिए 94 पेज की है। ठीक है, साइड में आप लोगों को दिख रहा होगा 94 पेज है। तो इसको हम आप लोगों को कवर करवा देंगे। करीब आप लोगों को ये 10 घंटे की पूरी वीडियो, मतलब 10 घंटे का होगा। ठीक है, पूरा साइंस का 10 घंटे में कवर हो जाएगा। तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से पूरी साइंस कवर कर लीजिएगा। तो इससे आप लोगों को एक भी मतलब क्वेश्चन इससे बाहर जा ही नहीं सकता। ठीक है, 20-20 मिनट के करीब वीडियो बनाएंगे तो इसमें से करीब 30 लेक्चर में ये कवर हो जाएगा। ठीक है, 10 घंटे में। तो 10 घंटे में आप अपनी पूरी साइंस अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोग करीब करीब 2 से 3 बार जरूर देख लीजिए। इससे मतलब अब इसको अगर आप लोगों ने देख लिया, कवर कर लिया, तो आप लोगों की साइंस की जो टेंशन है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, पहले वीडियो में, पहले लेक्चर में हमने ये पहला पेज देखा आज। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर दूसरा देखेंगे। यहाँ से भौतिक विज्ञान का स्टार्ट होता है। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान, ठीक है, फिजिक्स का ये। तो विज्ञान की जिस शाखा में प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वह भौतिकी है, परंतु प्राकृतिक वस्तुओं में द्रव, ऊर्जा एवं उनकी अन्योन क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार द्रव, ऊर्जा तथा उनकी अन्योन क्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये तो भौतिक विज्ञान को डिस्क्राइब किया गया है, ये पेपर में नहीं आता है कभी। यहाँ से देखिए स्टार्ट होता है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पोर्सन। ठीक है, मेजरमेंट्स यहाँ पर है, देख लीजिए। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है और दिशा नहीं होती, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ये अदिश राशियों के एग्जाम्पल हैं, इनको आप लोग रट लीजिए, ये बहुत आता है एग्जाम, ठीक है, पेपर में। अदिश राशियों के एग्जाम्पल देख लीजिए। समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, ठीक है, चाल, कार्य, ठीक है, ये सारी अदिश राशियाँ हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे सदिश राशियाँ कहलाती हैं। इसमें देख लीजिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशियाँ। इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। इससे एग्जाम्पल देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, इनको समझ लीजिए, आप लोग रट लीजिए एक तरीके से। यहाँ तक एग्जाम्पल है, इनको रट लीजिए, बहुत आते हैं एग्जाम में। ठीक है, एग्जाम्पल है, देख लीजिए, वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ठीक है, आदि। नेक्स्ट, वे मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। देखिए, मूल मात्रक 7 प्रकार के माने गए हैं। ये 7 प्रकार के मात्रक यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इनकी इकाइयाँ क्या क्या हैं वो भी देख लीजिए आप लोग। ठीक है, SI मात्रक हैं ये। लंबाई की इकाई क्या है? मीटर। द्रव्यमान की किलोग्राम। समय की सेकंड है यहाँ पर। ठीक है, मिनट मत करिएगा आप लोग गलती से। SI मात्रक समय का क्या है? सेकंड है। विद्युत धारा का एम्पियर है। ताप का केल्विन है। ठीक है, और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, ये जो है 7 मूल मात्रक हैं, ये किसी अन्य पर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, प्रचलित मानक। यहाँ पर देख लीजिए मात्रक का नाम और भौतिक राशि, जैसे कि प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसके लिए यूज होता है? तो दूरी के लिए। खगोलीय मात्रक, ये भी दूरी के लिए यूज होता है। पारसेक, ये भी दूरी के लिए यूज होता है। ठीक है, एस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम है ये, एस्ट्रॉम नहीं, एंगस्ट्रॉम, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लिए। ठीक है, डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता मापन के लिए। ये इकाइयाँ हैं सारी। ठीक है, और ये किसके लिए यूज होता है, किसकी इकाइयाँ हैं, ये उस लिखा है। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं। समुद्री दूरी की इकाई नॉटिकल मील है। समुद्री गति की नॉट है। समुद्री गहराई की फैदम है। ठीक है, लेंस की क्षमता को डायप्टर में मापते हैं, पास्कल। ये दाब की इकाई है। ठीक है, आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज है। और विद्युत धारा की एम्पियर है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ज्योति फ्लक्स की ल्यूमेन है। वायुमंडलीय दाब की बार है। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध की ओम है। पराध्वनिक गति की इकाई मैक है। ऊष्मा की मात्रा की इकाई कैलोरी है। विद्युत आवेश की इकाई कूलाम है। ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, स्वर्ण की शुद्धता की इकाई कैरेट है। ठीक है, 24 कैरेट का सोना सबसे शुद्ध माना जाता है। शक्ति की वाट है। कार्य की जूल है। बल की इकाई न्यूटन है। और रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरल है। ठीक है, ये विज्ञानी के नाम पे रखा गया है, बैक्यूरल। नेक्स्ट देख लीजिए, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। ठीक है, 1 नैनोमीटर 1 मीटर का कौन सा भाग होता है? तो अरबवां भाग होता है।
ठीक है। 1 नैनोमीटर अगर लिखना है आपको तो 10⁻⁹ ये हो जाएगा मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगर इसी को आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो 10⁻⁷ हो जाएगा। रिएक्टर पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो रिएक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। एक पार्सेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं एक पार्सेक में। ठीक है, पार्सेक भी दूरी का मात्रक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, दूरी की इकाई है सारी, पार्सेक, खगोलीय मात्रक और प्रकाश वर्ष। बढ़ते नेक्स्ट है, ये देखिए विज्ञान संबंधी प्रमुख दिवस कौन कौन से हैं। जैसे विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, साइंस के दिवस हैं। ठीक है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी दिवस 11 मई, विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई, विश्व कुष्ठ निवारण दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग तरंग गति, ये नेक्स्ट चैप्टर है। ठीक है, मैकेनिकल वेव्स स्टार्ट है यहाँ पर, यांत्रिक गति। अब देख लेते हैं यहाँ पे तरंगों की गति के बारे में, ये चैप्टर है। तो सबसे पहले कौन सी तरंग पढ़ेंगे हम लोग? यांत्रिक तरंग। ठीक है, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगे के प्रकार, ये 2 प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के समानांतर होते हैं तो इस प्रकार के तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। ठीक है, उदाहरण वायु में उत्पन्न तरंगे, ठीक है, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो वे अनुदैर्ध्य होती हैं, अनुदैर्ध्य। राइट आंसर इसका अनुदैर्ध्य हो जाएगा। गैस में तरंगे उत्पन्न की जा सकती हैं केवल अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को, मतलब पेपर में आते हैं देखने को। ठीक है, सितार के तार की तरंगे होती हैं, ये भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। यहाँ से आप लोग अब पढ़ेंगे हम लोग विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती हैं, ये तरंगे निर्वात में चल सकती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, प्रकाश की गति से चलती हैं ये तरंगे। ये अनुप्रस्थ प्रकार की होती हैं सारी तरंगे, जितनी भी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होता है प्रकाश, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होता है। ठीक है, प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचालित होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग किया जाता है तो अवरक्त तरंगों का। ठीक है, जितने भी रात्रि में देखने वाले उपकरण बनते हैं वे अवरक्त तरंगों के यूज करके बनते हैं। आंतों के रोगों के निदान में उपयोग किया जाता है तो एक्स किरण का। ठीक है, सिटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है तो एक्स किरणों का यूज होता है सिटी स्कैन में। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त होती है तो ये भी, इसमें भी एक्स किरणें प्रयुक्त होती हैं। ये सारी एक्स किरणें कौन सी उच्च किरणें होती हैं? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं ये। अब यहाँ पर देख लीजिए विद्युत चुम्बकीय तरंगे जितनी प्रकार की होती हैं और उनके यूज, ठीक है, उनके खोजकर्ता के नाम, ये सारा कुछ आता है पेपर में। सबसे पहले गामा किरण के बारे में देखेंगे हम लोग। गामा किरण की खोज बेकुरल ने की थी। ठीक है, इनकी भेदन क्षमता अत्यधिक होती है। इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियोधर्मिता में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स किरणें। रंजन ने इसकी खोज की थी। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में यूज होता है। पराबैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए, बहुत आता है। ठीक है, अदृश्य लिखावट को देखने में इनके जो यूज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अदृश्य लिखावट को देखने में, अंगुली के निशान का पता लगाने में, ठीक है, नकली करेंसी का पता लगाने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव को उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में, ये पराबैंगनी किरणों का यूज होता है यहाँ पर। नेक्स्ट है दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक है, न्यूटन के द्वारा, इससे हमें वस्तुएं दिखलाई पड़ती हैं। नेक्स्ट है अवरक्त विकिरण, हर्शल के द्वारा इनकी खोज की गई थी। ये किरणें उसमें विकिरण है, ये जिस वस्तु पर पड़ती हैं उसका ताप बढ़ जाता है। इसका उपयोग, ठीक है, कोयले में फोटोग्राफी करने, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ठीक है, कोयले में फोटोग्राफी करने एवं
रोगियों की सिकाई करने में। टीबी के रिमोट कंट्रोल में, ये इंपॉर्टेंट है, टीबी के रिमोट कंट्रोल में बहुत आता है। किस विकिरण का यूज होता है? तो औरत विकिरण का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इनकी तरंगदैर्घ्य का यहाँ पर परास लिखा है, अगर इसको भी आप लोग याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लघु रेडियो तरंगे एवं हार्ट्जियन तरंगे, हार्ट्जियन तरंगे देख लीजिए हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा इनकी खोज की गई थी लघु रेडियो तरंगों की। ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन में इनका उपयोग होता है। दीर्घ रेडियो तरंगे, रेडियो एवं टेलीविज़न में इनका यूज होता है। दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज मार्कोनी के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट चैप्टर है ध्वनि। ठीक है, ध्वनि तरंगे होती हैं तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगे, अवसर्व तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे श्रव्य तरंगे होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑडिबल वेव, जिनको सुना जा सकता है। सुनने की सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, मानव के सुनने की सीमा आई है। अब 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहते हैं तो अवसर्व तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव। ठीक है, और 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य, यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इनको 3 भागों में बांटा गया है। एक होते हैं जो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं आवृत्ति, और एक की 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा, और एक की 20 हर्ट्ज से कम। यह ऊपर आप लोग एक बार फिर से इसको पीछे करके देख सकते हैं अगर समझ में ना आया हो तो। नेक्स्ट इनकी व्याख्या देख लीजिए। मनुष्य सिर्फ सर्व तरंगे सुन सकता है। सर्व तरंगों का परास कितना होता है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, मनुष्य केवल सर्व तरंगे सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे ये सुन सकते हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हैं। देखिए सब बहुत बनता है क्वेश्चन इनसे। मस्तिष्क में ट्यूमर का पता लगाने में इन सब में यूज होता है। ठीक है, सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग होता है? तो सोनार में भी पराश्रव्य तरंगे का यूज होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता पर। ठीक है, प्रत्यास्थता एवं घनत्व दोनों पर। ठीक है, इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी दोनों पर। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जब ध्वनि एक क्वेश्चन बनता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसमें से क्या नहीं परिवर्तित होता है? तो उसमें सारे ऑप्शन होंगे, उसमें से आवृत्ति भी होगी, तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है, यानी कि ये अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट है, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल होती है तो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक पूर्णतया दृढ़ क्षण में ध्वनि वेग होगा तो अनंत होगा। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल का मान सबसे अधिक होता है तो ठोस में सबसे अधिक होता है। ध्वनि का गमन नहीं होता है तो निर्वात में ध्वनि नहीं चल सकती है। ठीक है, हल्की गैसों में ध्वनि की चाल भारी गैसों से अधिक होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कम घनत्व के कारण बढ़ जाती है। ठीक है, ये इसका कारण है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगी, ध्वनि की चाल बढ़ेगी। आर्द्रता बढ़ेगी तब भी ध्वनि की चाल बढ़ेगी। ठीक है, वायु में 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों पॉइंट, इनको आप लोग स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट है, दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, ये गैस में ध्वनि की चाल से दाब का रिलेशन देख लीजिए आप लोग, अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है, वायुयान की चाल को मापा जाता है तो मैक संख्या में। जब किसी माध्यम से वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होती है तो मैक संख्या का मान 1 होगा, और यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से दुगुना होगी तो वस्तु के जो मैक संख्या होगी वो 2 होगी। नेक्स्ट है, पराध्वनिक यान की मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल क्या होगी? अति पराध्वनिक, यानी कि हाइपरसोनिक कहलाती है। ध्वनियों के लक्षण, ध्वनि के कौन कौन से लक्षण होते हैं? तीव्रता होती है ध्वनि में, तारत्व होता है, और गुणता यानी कि क्वालिटी। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि हमें
धीमी और तेज़ सुनाई पड़ती है तो तीव्रता के कारण, ठीक है, इंटेंसिटी के कारण, इंटेंसिटी के कारण। नेक्स्ट है, ध्वनि के किस लक्षण के कारण ध्वनि मोटी या तीक्ष्ण सुनाई पड़ती है? तो त्वरत, पिच के कारण। देखिए सब इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, सब में आप लोग स्टार लगा लीजिए, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 2-3 बार ये वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए, इससे आप लोगों का साइंस के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। किसके कारण समान तीव्रता व समान तारत्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है? तो क्वालिटी, गुणवत्ता के कारण। नेक्स्ट है, ध्वनि का तारत्य निर्भर करता है तो उसकी आवृत्ति पर। मोटी ध्वनि का तारत्य जब कम जबकि बारीक ध्वनि का अधिक होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है 1.10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि देख लीजिए, इको कैसे उत्पन्न होता है? तो सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर लगभग होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये आंकड़ा आप लोग ये डेटा याद कर लीजिए। सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए? तो अनुरण के बचाव के लिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट है, संगीत के कारण खिड़कियों के शीशे टूट जाना और सैनिक के एक ताल से परेड करने से पुल का टूटना घटित होता है, तो अनुनाद के कारण, ठीक है। रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय अनुनाद पर, ठीक है। रेडियो का याद कर लीजिए आप लोग, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दिन की अपेक्षा रात्रि में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना ध्वनि का अपवर्तन के कारण, ठीक है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ये होता है, इंपॉर्टेंट है। बंद कमरे में एक ध्वनि का सुनाई देने का क्या कारण है? तो ध्वनि का विवर्तन। बंद कमरे में भी ध्वनि का सुनाई देने का क्या कारण है? तो ध्वनि का विवर्तन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। बंद कमरे में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज़ कैसे जाएगी, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति एक कमरे से बुलाता है किसी को, जो व्यक्ति दूसरे कमरे में बैठा है, तो उसमें से कौन सी घटना घटित होगी? तो ध्वनि का विवर्तन होगा, तभी ध्वनि हमको दूसरे कमरे में सुनाई देती है। नेक्स्ट है, पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ न सुनाई देना, तो विनाशी व्यतिकरण के कारण, ठीक है। समुद्र में साइलेंस जोन, समुद्र में साइलेंस जोन का होना विनाशी व्यतिकरण के कारण होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर वीडियो करीब 17 मिनट की हो गई है। प्रकाश लाइट वाला चैप्टर देख लीजिए, काफ़ी बड़ा है यहाँ पर। अब हम लोग लाइट का चैप्टर एक सेकेंड, देखिए अब लाइट का चैप्टर दूसरे उसमें वीडियो में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरा लेक्चर लेकर। इसको आप लोग वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।